गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं दिनेश कुमार देव 12वीं वीडियो के साथ में कक्षा 11th। हमने आपको प्रीवियस वीडियो में कोशिका भित्ति एवं कोशिका झिल्ली की संरचना और उनके कार्यों के बारे में बता दिया था, डायग्रामेटिक। अब कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति के अंतर कोशिका द्रव में जो कोशिकांग पाए जाते हैं उनके बारे में हमें अध्ययन करना है। तो इसमें जो कोशिकांग होते हैं, कुछ कोशिकांग ऐसे होते हैं जो आपस में समान एवं कार्य में एक दूसरे से समान होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं भिन्न होते हैं। तो इसी आधार पर एक अंतः झिल्लिका तंत्र टॉपिक है, अंतः झिल्लिका तंत्र। अंतः झिल्लिका तंत्र, अंतः झिल्लिका तंत्र। इसमें क्या होता है, ध्यान देना, जो झिल्लीयुक्त कोशिकांग, ध्यान देना, कोशिका द्रव के अंदर पाए जाने वाले, कोशिका में कोशिका द्रव के अंदर पाए जाने वाले झिल्ली युक्त कोशिकांग कार्य एवं संरचना में क्या होते हैं, एक कार्य एवं संरचना के आधार पर एक दूसरे से काफ़ी भिन्न होते हैं। कार्य एवं संरचना के आधार पर एक दूसरे से काफ़ी भिन्न होते हैं। इनमें से कुछ कोशिकांग ऐसे होते हैं जिनके कार्य एक दूसरे से समान होते हैं। क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं और समान होते हैं। उन्हें अंतः झिल्लिका तंत्र के अंतर्गत रखते हैं। तो आप देखिएगा, तो ऐसे कौन कौन से हैं, जैसे आप देखिएगा अंतः झिल्लिका तंत्र के अंतर्गत पहला आता है इसके अंदर, इसमें आपको आ जाएगा अंतः प्रदव्य जालिका, अंतः प्रदव्य अंतर्द्रव्यी जालिका। इसमें देखिएगा अंतर्द्रव्यी जालिका, इसे बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा है गोल्जी काय, गोल्जी बॉडी। और तीसरा है लयन काय, इसे लाइसोसोम भी कहते हैं, लाइसोसोम। लाइसोसोम। और चौथा है रिक्तिका, वैक्यूल। तो ये जो है ये आते हैं अंतः झिल्लिका तंत्र के अंतर्गत। इसके अलावा जो कोशिकांग होते हैं, ध्यान देना, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरा है लवक, बहुत सारे होते हैं, हरित लवक, वर्णी लवक, अवर्णी लवक, और परऑक्सीसोम, परऑक्सीसोम। ये अंतः झिल्लिका तंत्र के अंतर्गत नहीं आते हैं। अंतः झिल्लिका तंत्र नहीं बनाते हैं, नहीं बनाते हैं, क्योंकि इनके कार्य और संरचना एक दूसरे से काफ़ी भिन्न होती है। ध्यान देना, काफ़ी भिन्न होती है। तो देखो, अंतः झिल्लिका तंत्र के अंदर कौन कौन से आते हैं, अंतः प्रदव्य जालिका, गोल्जी काय, लयन काय, लाइसोसोम और रिक्तिका। इनके कार्य जो होते हैं एक दूसरे से काफ़ी समान होते हैं और संरचना भी काफ़ी समान होती है, इसलिए इन्हें अंतः झिल्लिका तंत्र कहते हैं। अर्थात कोशिका झिल्ली के अंतर्गत पाए जाने वाले तंत्र का कार्य करते हैं ये, मतलब एक कंकाल तंत्र का। और माइटोकॉन्ड्रिया है, लवक है, पैरोक्सिसोम है, इनके कार्य एक दूसरे से काफ़ी भिन्न होते हैं और इनकी रचना भी काफ़ी भिन्न होती है, इसलिए ये अंतः झिल्लिका तंत्र के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो इसके बारे में देखिए, आगे हम चर्चा करते हैं। तो पहले इसको देखो, अंतः झिल्लिका तंत्र क्या है, इसके बारे में लिखते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाएगा। तो देखिए बेटा,
डाल ले, हेडिंग डाल के नोट्स बनाना बेटा। हो देखिए, झिल्ली युक्त कोशिकांग, ध्यान देना कैसे हैं झिल्ली युक्त कोशिकांग। झिल्ली युक्त कोशिकांग, झिल्ली युक्त कोशिकांग संरचना एवं कार्य। हाँ तो देखिए, अंतःझिल्ली का तंत्र, इसके अंतर्गत झिल्ली युक्त कोशिकांग संरचना एवं कार्य के आधार पर कैसे होते हैं, काफी भिन्न होते हैं। संरचना एवं कार्य के आधार पर एक दूसरे से काफी भिन्न होते हैं। क्या होते हैं बेटा, एक दूसरे से काफी भिन्न होते हैं। किस आधार पर, संरचना एवं कार्य के आधार पर काफी भिन्न होते हैं। इनमें से कुछ, ध्यान देना, इनमें से कुछ कोशिकांग, इनमें से कुछ कोशिकांग जिनके कार्य एक दूसरे से जुड़े होते हैं। क्या होते हैं, इनमें से कुछ कोशिकांग ऐसे होते हैं जिनके कार्य एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो उन्हें अंतःझिल्ली का तंत्र कहते हैं, या अंतःझिल्ली का तंत्र बनाते हैं। जैसे आप देखिएगा, यह अंतःझिल्ली का तंत्र के अंतर्गत रखते हैं, अंतःझिल्ली का तंत्र के अंतर्गत रखते हैं। तो ध्यान देना, दोबारा देखें इसको कि अंतःझिल्ली का तंत्र, ध्यान देना, कोशिका के अंदर कोशिकांग, झिल्ली युक्त कोशिकांग संरचना एवं कार्य के आधार पर या संरचना एवं कार्य की दृष्टि के आधार पर एक दूसरे से काफ़ी भिन्न होते हैं। मतलब एक दूसरे से अलग अलग होते हैं संरचना में और कार्य में। इनमें से कुछ कोशिकांग ऐसे होते हैं जिनके कार्य एक दूसरे से जुड़े होते हैं आपस में, तो उन्हें अंतःझिल्ली का तंत्र के अंतर्गत रखते हैं। अब अंतःझिल्ली का तंत्र के अंतर्गत कौन कौन से क्या आते हैं, जैसे देखो कोशिकांग आते हैं। पहले है, आपको मैंने बता दिया था, अंतःद्रव्यी या अंतःप्रद्रव्यी जालिका, ध्यान देना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER। दूसरा है गोल्जी का है। तीसरा है लाइसोसोम और चौथा है आपको रिक्तिका, वैक्यूल। तो ये किसके अंतर्गत आते हैं, अंतःझिल्ली का तंत्र बनाते हैं। ये अंतःझिल्ली का तंत्र बनाते हैं। ध्यान देना बेटा, ये अंतर्द्रव्यी जालिका, गोल्जिका, लाइसोसोम और रिक्तिका अंतःझिल्ली का तंत्र बनाते हैं, क्योंकि इनके कार्य एवं रचना एक दूसरे से काफी समान होते हैं। तो ये अंतःझिल्ली का तंत्र के अंतर्गत आते हैं। जबकि अंतःझिल्ली का तंत्र के अंतर्गत कौन नहीं आते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, पेरोक्सिसोम आदि, ये इनके कार्य एक दूसरे से काफी भिन्न होते हैं। तो अब हम इसी कड़ी में आगे हम पढ़ेंगे अंतर्द्रव्यी जालिका की संरचना और कार्य के बारे में। तो देखिएगा आगे जो हमारा कोशिकांग है, अब हम कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले कोशिकांगों की संरचना, उनके कार्य, उनकी परिभाषा, खोज
उपस्थिति का अध्ययन करेंगे पॉइंट टू पॉइंट। तो देखिए बेटा, नोट्स ऐसे होने चाहिए बिल्कुल क्लियर, कंसेप्ट पूरा क्लियर हो, तभी मज़ा आता है पढ़ने का। तो आप भी ध्यान दें, थोड़ा पढ़ के आएँ। तो देखिएगा, पहला जो कोशिकांग के बारे में पढ़ेंगे, अंतर द्रव्यी जालिका। नाम से प्रदत्त है अंतर्द्रव्यी जालिका, मतलब कोशिका द्रव के अंतर्गत जालनुमा संरचना पाई जाती है। इसे बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER शॉर्ट में बोलते हैं ER, अंतर्द्रव्यी जालिका या अंतरप्रद्रव्यी जालिका। तो ये क्या होती है, देखो इसकी परिभाषा देखो पहले तो आप, परिभाषा ध्यान देना क्या होती है। ये कोशिका द्रव में कहाँ पाई जाती है, कोशिका द्रव में केंद्रक झिल्ली से कोशिका झिल्ली तक जाल रूपी या जाल रूप में फैली हुई संरचना क्या कहलाती है, अंतर्द्रव्यी जालिका कहलाती है। कहाँ से पाई जाती है, केंद्र झिल्ली से लेकर के कोशिका झिल्ली तक, ध्यान देना। तो देखिएगा क्या परिभाषा है इसकी, कोशिका द्रव में, कोशिका द्रव्य में केंद्रक झिल्ली से, कहां से, केंद्रक झिल्ली से कोशिका झिल्ली तक, कोशिका झिल्ली तक जाल रूप से, जाल रूप से फैली हुई संरचना क्या कहलाती है, जाल रूप से फैली हुई संरचना अंतर्द्रव्यी जालिका कहलाती है। अंतर्द्रव्यी जालिका कहलाती है, अंतर्द्रव्यी जालिका कहलाती है। कैसी होती है, जालनुमा संरचना होती है। तो आप देखिएगा, कोशिका द्रव में केंद्र झिल्ली से कोशिका झिल्ली तक जाल रूप से फैली हुई संरचना अंतर्द्रव्यी जालिका कहलाती है। तो इसका डायग्राम अपन देखेंगे, ध्यान रखना किताब में आपकी में होता है, फिर भी मैं आपको बनाता हूँ इसका डायग्राम। ये परिभाषा हो गई इसकी, इसका एक डायग्राम देख लेते हैं हम, ध्यान देना। मान लीजिएगा यह केंद्रक झिल्ली है, केंद्रक की झिल्ली, केंद्रक दोहरी झिल्ली से परिबद्ध होता है, कोशिकांग है। ये केंद्रक, ध्यान देना। इसमें देखो आप, इस टाइप स्ट्रक्चर मिलेगा आपको। ये आती है केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली, ठीक है बेटा। ये यहां से देखो आप, इस प्रकार ये स्ट्रक्चर पाई जाती है। और यहाँ इधर भी जालनुमी स्ट्रक्चर इस प्रकार, ध्यान देना। तो ये इस पर जो सतह होती है इसकी, कई वैज्ञानिक इसको दोहरी झिल्लित कोशिकांग मानते हैं और कई एकल झिल्लित कोशिकांग।
तो ध्यान देना, एनसीईआरटी की पुस्तक में जो लिखा होगा आपको एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग, राजस्थानी पुस्तकों में लिखा हुआ है दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग, जो पिछली पुस्तक थी। ध्यान देना, देखिएगा ये केंद्रक है, इसके अंदर केंद्रिका और ये क्रोमेटिन नेटवर्क होता है। मतलब इसको ना बनाए तो अच्छा है, क्योंकि फिर पता नहीं चलेगा केंद्रक कौन सा है और केंद्र झिल्ली कौन सी है। इस प्रकार खाली दिखा दो इसको, देखिएगा। तो इसकी जो बाह्य सतह होती है, इस पर क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं। और ये होती है दो प्रकार की होती है, ये चिकनी अंतःप्रदेश जालिका, इस पर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं, इस पर राइबोसोम पाए जाते हैं। ये राइबोसोम कण होते हैं, ये दिखा दिया हमने इनको। तो राइबोसोम की उपस्थिति के आधार पर ये दो प्रकार की होती है, बताएंगे अभी आपको, ध्यान देना। ये तो होती है चिकनी अंतःप्रदेवी जालिका, चिकनी अंतर द्रव्यी जालिका, मतलब SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये होती है खुरदरी, खुरदरी खुरदरी अंतर द्रव्यी जालिका, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER। क्यों कहते हैं, क्योंकि इस पर क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम। ये होते हैं राइबोसोम कण, राइबोसोम कण होते हैं, ध्यान देना। इसलिए क्या करती है, प्रोटीन निर्माण कार्य करती है, और ये वसा निर्माण का कार्य करती है। क्या कार्य है इसका, वसा निर्माण, और इसका कार्य क्या है, प्रोटीन निर्माण। इस झिल्ली का प्रोटीन निर्माण का कार्य, प्रोटीन निर्माण, ध्यान देना, फंक्शंस। तो देखो ये केंद्रक झिल्ली हो गई, ये हो जाएगा आपका केंद्रक। अब प्रश्न ये उठता है, जो मजबूत चीज है, जोरदार, पढ़ने लायक, ये चिकनी है, इस पर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं, और इस पर क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं। तो इस आधार पर दो प्रकार की होती है, राइबोसोम की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर अंतर्द्रव्यी जालिका या अंतरप्रद्रव्यी जालिका दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी, चिकनी अंतरप्रद्रव्यी जालिका और खुरदरी अंतरप्रद्रव्यी जालिका। तो मैंने आपको क्या बताया था कि केंद्रक झिल्ली से लेकर, ध्यान देना, इसके आगे क्या आ जाएगी, कोशिका झिल्ली आ जाएगी ऊपर। केंद्रक झिल्ली से लेकर कोशिका झिल्ली तक फैली जालनुमा संरचना है, जाल रूप में फैली संरचना क्या कहलाती है, अंतर्द्रव्यी जालिका कहलाती है। अब ध्यान देना, क्या बनाती है ये, कोशिका का अंतकंकाल बनाती है, अर्थात कोशिका को स्थायी रूप से बांधे रखती है। तो ये ध्यान देना, इसका स्ट्रक्चर है ये, इसी आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिएगा आगे इसकी खोज किसने की, देखो आप, जो क्या परिभाषा सिद्ध होती है हमारी कि केंद्रक झिल्ली, ध्यान देना, कौन सा कोशिकांग, कोशिका द्रव में, कैसा कोशिकांग है ये, कोशिका द्रव में केंद्रक झिल्ली से कोशिका झिल्ली तक जालनुमा फैली संरचना या जाल के रूप में फैली संरचना क्या क्या कहलाती है, अंतरप्रद्रव्यी जालिका कहलाती है। तो देखिएगा आगे, अब आते हैं इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी, परिभाषा हो गई इसकी। अब आता है दूसरा पॉइंट है खोज। ध्यान देना बेटा, अंतर्द्रव्यी जालिका की खोज किसके द्वारा की गई थी, कीथ पोर्टर। ध्यान देना, इसकी खोज कीथ पोर्टर, वैज्ञानिक का नाम है, कीथ पोर्टर द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई बेटा, कीथ पोर्टर द्वारा की गई। तो पोर्टर द्वारा इसकी खोज की गई थी। शॉर्ट में हम ये भी कह सकते हैं कि अंतर्द्रव्यी जालिका की खोज पोर्टर या कीथ पोर्टर द्वारा की गई थी। अब देखिएगा ये उत्पत्ति किससे उत्पन्न होती है, परिभाषा में बता दी हमने आपको, उत्पत्ति किससे उत्पन्न होती है। तो देखिएगा
इसकी उत्पत्ति अंतर्द्रव्यी जालिका की उत्पत्ति प्राय अंतर्जालिका की उत्पत्ति प्राय केंद्रक झिल्ली, किसके द्वारा बेटा? केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली, ध्यान देना। अंतर्द्रव्यी जालिका की उत्पत्ति प्राय केंद्रक झिल्ली से होती है, केंद्रक झिल्ली से होती है। उत्पत्ति हो गई। अब आता है प्रकार। खोज कीथ पोर्टर द्वारा की गई थी। उत्पत्ति अंतर्द्रव्यी जालिका की उत्पत्ति प्राय केंद्रक झिल्ली से होती है, क्योंकि कोशिका द्रव में केंद्रक झिल्ली से लेकर के कोशिका झिल्ली तक फैली जालनुमा संरचना क्या कहलाती है? अंतर्द्रव्यी जालिका कहलाती है। अब आता है प्रकार। ये कितने प्रकार की होती है? हमने आपको थोड़ी देर पहले डायग्रामेटिक बताया था कि अंतर्द्रव्यी जालिका राइबोसोम की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर दो प्रकार की होती है। जिस पर राइबोसोम पाए जाते हैं वो खुरदरी, और जिस पर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं वो चिकनी। तो ध्यान देना, प्रकार, टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो देखिए इसमें लिखें आप, राइबोसोम की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर अंतर्द्रव्यी जालिका निम्नलिखित दो प्रकार की होती है। निम्नलिखित दो प्रकार की होती है। तो देखिए बेटा, राइबोसोम की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर अंतर्द्रव्यी जालिका निम्नलिखित दो प्रकार की होती है। तो आप देखिएगा, एक अंतर करते चलेंगे ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। अंतरी ध्यान देना। तो देखिएगा, इसमें आपको अंतर्द्रव्यी जालिका, ये देख लीजिएगा। किसकी उपस्थिति के आधार पर? राइबोसोम की उपस्थिति के आधार पर। यहाँ है राइबोसोम की उपस्थिति के आधार पर। देखो, पहली है आपको, इसमें आ जाएगा आपको खुरदरी, अंतर्द्रव्यी जालिका, खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका। इसे बोलते हैं बेटा आर, रफ। इंग्लिश देखें आप, इसकी शॉर्ट रख लें, आर ई आर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और दूसरी है, इसमें आ जाएगा आपको चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका। इसे बोलते हैं स्मूथ, SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो इसमें हम ये दो कॉलम बना लेते हैं ऐसे, तो आपको अंतर भी साथ साथ वर्णन भी हो जाएगा, साथ साथ अंतर भी हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से, पहली, इसमें देखो पहला पॉइंट, खुरदरी क्यों है? क्योंकि इस पर राइबोसोम उपस्थित होते हैं। ध्यान देना, क्या होते हैं? इस पर राइबोसोम
उपस्थित होते हैं, इसलिए क्या कहलाती है ये? खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका। अब प्रश्न उठता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना नीट का, कि अंतर्द्रव्यी जालिका की बाह्य सतह पर या खुरदरी अंतर्प्रद्रव्यी जालिका की बाह्य सतह पर राइबोसोम कौन सी प्रोटीन के द्वारा जुड़े होते हैं? प्रोटीन का नाम पूछा गया है। तो राइबोफ्लोरिन प्रोटीन, कौन सी प्रोटीन? राइबोफ्लोरिन प्रोटीन के द्वारा जुड़े होते हैं। ध्यान देना, अंतर्द्रव्यी जालिका की बाह्य सतह पर राइबोसोम जो कण होता है वो राइबोफ्लोरिन नामक प्रोटीन के द्वारा जुड़े होते हैं। ध्यान देना, तो देखिएगा आप, ये प्रश्न बनता है बहुत अच्छा कि अंतर्द्रव्यी जालिका की सतह पर राइबोसोम जिनमें से किस प्रोटीन के द्वारा जुड़े होते हैं? राइबोफ्लोरिन। कौन सी प्रोटीन? राइबोफ्लोरिन, नाम है उसका, राइबोफ्लोरिन प्रोटीन के द्वारा जुड़े होते हैं। प्रोटीन होती है एक तरह की है राइबोफ्लोरिन प्रोटीन, इसलिए खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका कहलाती है। ध्यान देना, तो देखिएगा अब आता है, ये कैसी होती है? इस पर राइबोसोम अनुपस्थित होते हैं, इस पर राइबोसोम अनुपस्थित होते हैं, इसलिए क्या कहलाते हैं? ये चिकनी, स्मूथ होती है, चिकनी होती है। अब देखो ध्यान से, दूसरा पॉइंट है इसमें खुरदरी में, इसमें देखो आप, यह है, ध्यान देना, यह अधिक स्थायी होती है, अधिक स्थायी होती है, अर्थात इसका स्थायित्व तो अधिक होता है। इसमें लिखो, यह कम स्थायी होती है। कौन सी? चिकनी। चिकनी क्या होती है? कम स्थायी होती है। अगला पॉइंट देखो, यह केंद्रक झिल्ली किस ओर होती है? यह केंद्र झिल्ली की तरफ होती है, यह केंद्र झिल्ली की तरफ होती है। ध्यान देना, और यह किसकी तरफ होती है? कोशिका झिल्ली की तरफ होती है। यह कोशिका झिल्ली की तरफ होती है। कोशिका झिल्ली किसकी तरफ होती है? बाहर की ओर, जबकि केंद्र झिल्ली कोशिका में केंद्र की ओर, अंदर की ओर। अब देखिएगा आप क्या कार्य है इसका। पहला हो गया, देखो, इस पर राइबोसोम उपस्थित होते हैं जो राइबोफ्लोरिन प्रोटीन के नामक राइबोफ्लोरिन प्रोटीन के द्वारा जुड़े होते हैं। इस पर राइबोसोम अनुपस्थित होते हैं, यह अधिक स्थायी होती है, यह कम स्थायी होती है, यह केंद्र झिल्ली की तरफ होती है और यह कोशिका झिल्ली की ओर होती है। अब देखो कार्य इनका, ये इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान देना, यह प्रोटीन निर्माण एवं स्त्रावण में सहायक होती है। कौन सी? खुरदरी। प्रोटीन निर्माण क्यों करती है? क्योंकि राइबोसोम क्या होते हैं? प्रोटीन निर्माणकारी कण होते हैं। ध्यान देना, राइबोसोम, यह है प्रोटीन निर्माण एवं स्त्रावण, यह प्रोटीन निर्माण एवं स्त्रावण में सहायक होती है, स्त्रावण में सहायक होती है। इसका कार्य क्या है? ध्यान देना, यह है वसा निर्माण, यह है वसा निर्माण। चिकनी होती है, और चिकनी क्या होती है? वसा। तो चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका, वसा निर्माण, और ग्लाइकोप्रोटीन, ध्यान देना, वसा निर्माण एवं स्टेरॉइड्स के निर्माण में सहायक होती है। चिकनी वसा होती है, इसलिए वसा निर्माण में स्टेरॉइड के निर्माण सहायक होती है, जबकि खुरदरी प्रोटीन, खुरदरी क्यों होती है? क्योंकि क्या पाया जाता है? प्रोटीन कण सतह पर, इसलिए खुरदरी होती है।
तो खुरदरी प्रोटीन निर्माण एवं स्त्रावण में सहायक होती है। तो ये राइबोसोम की उपस्थिति के आधार पर अंतर्द्रव्यी जालिका के प्रकार हैं। अब प्रश्न आता है, ध्यान देना, देखिएगा। तो ये प्रकार थे। अब हम अगले टॉपिक में आपको इसके संरचना के बारे में बताएंगे, थोड़ी सी कैसी होती है। थैंक यू।